आप सभी भावी शिक्षकों को मेरा जोहार। जो लोग जेटेट 6 to 8 एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। और हमने हिस्ट्री शुरुआत किया है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिलेगा। उस वीडियो में हमने बेसिक से बताया है कि हिस्ट्री मतलब पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जान लेना चाहिए, ताकि हिस्ट्री को समझने में आसानी हो। क्योंकि हिस्ट्री सबको लगता है, बहुत जिनका सब्जेक्ट नहीं है उनको लगता है बोरिंग टाइप का लगता है, कि समझ नहीं आता है कि कैसे हम इसको समझें। तो उनके लिए वो मैंने बेसिक के साथ साथ चैप्टर नंबर 1 को भी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, किस प्रकार खेती की शुरुआत होती है, किस प्रकार पशुपालन की शुरुआत होती है, सुलेमान किर्थर पहाड़ियाँ कहाँ है, ये सारा चीज़ जो है हमने। और भारत में मानव का साक्ष्य कहाँ सबसे पहले मिला है, खेती कहाँ से सबसे पहले शुरुआत हुआ, तो हर चीज़ हमने उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो एकदम भरोसा करके देख सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो देखना चाहिए तो पक्का देखिए, नहीं लगे तो आप मतलब आउट हो सकते हैं, मतलब स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आरंभिक समाज, यानी इनिशियल स्टेज में हमारी सोसाइटी कैसे हुआ करती थी। ऑटोमेटिक से हमारे जहन में आता है कि अगर आज जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ये तो विकसित है, अभी के मामले में काफ़ी ज़्यादा विकसित है। कैसे मकान का स्ट्रक्चर है, कैसे लोग रहते हैं, आवाजाही के लिए सड़क है, परिवहन के लिए गाड़ियां हैं, तो तरह तरह की चीज़ें आज परिवर्तन देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि शुरुआती दौर में जब मनुष्य ने सब कुछ करना सीख लिया था तो उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी। देखिए, ये क्लास 6 का चैप्टर है जेसीईआरटी का, तो ऑटोमेटिक जो है बच्चों के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न आता है, मतलब चैप्टर अध्याय की शुरुआत कैसे किया जाता है। देखिए, सोनाक्षी के प्रश्न क्या हैं। प्रश्न उसके, सोनाक्षी अपने दादा के साथ मेले में घूम रही थी। मेले में भीड़ अधिक थी। झूले में जब सोनाक्षी ऊंचाई पर पहुंची तो उसे बड़ी संख्या में आसपास मकान नजर आए। वह सोचने लगी कि क्या लोग हमेशा से ऐसे ही रहते थे। झूले से नीचे आकर उसने दादा से पूछा, क्या लोग हमेशा इसी तरह एक साथ रहते थे। तब दादा ने उसे बताया, सही बात है। देखिए, हम लोग चाहे बीएड हो या डीएलएड हो, यानी कोई भी टीचिंग प्रोफेशन का कोर्स जब करते हैं तो मेनली हम लोग बच्चों के जिज्ञासाओं का अंत करने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि बच्चे हमेशा पूछेंगे, आप बच्चों के साथ जाएंगे कहीं भी तो बच्चे आपसे सवाल को पूछेंगे, मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है। अगर उनके जिज्ञासाओं का अगर मतलब समाप्त करने में अगर आप सक्षम हैं तो उस बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। तो ये सोनाक्षी का प्रश्न है, अपने दादा से पूछा कि अगर आज इतने मकान ऐसे नज़र आ रहे हैं तो पहले कैसे थे। ठीक है, इनका सवाल है, उत्सुकता है। अब देखिए आगे, प्राचीन काल में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा तो उस समय उसका अपना कोई समाज नहीं था। सही बात है, इनिशियल स्टेज में कोई भी उसका सोसाइटी नहीं था। वे अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, कंदमूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती है, इसलिए हर मौसम में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लेकिन यह सब कर पाना आसान नहीं था। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि कौन से फल खाने योग्य हैं और कौन से नहीं, क्योंकि कुछ फल जो है विषैले भी होते हैं। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भागते हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार और चिड़ियों या मछलियाँ पकड़ने के लिए उन्हें बड़ा सतर्क, जागरूक, तेज होना पड़ता था। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। ये थी शुरुआती दौर का, कि जब मनुष्य जो है शुरुआती दौर में इस पृथ्वी पर आए थे, प्राचीन एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में। तो सही बात है, आज हम लोग जानते हैं कि एप्पल खाने योग्य है। जब प्रैक्टिकली उस समय के लोग जो किए होंगे कि कौन से फल खाया जा सकता है कौन सा नहीं, तो जो इनिशियल मतलब जो प्रारंभिक तौर पर जिस फल को खाया हो सकता है वो विषैली हो, वो उस फल को खाने के बाद वो बेहोश हो गया हो, तो लोगों ने वहाँ से, देखिए मनुष्य ने जो है हर चीज़ प्रैक्टिकली सीखा है। वो फल अगर विषैला था तो उसी समय ये चिन्हित कर दिया गया कि ये फल विषैला है, इसे खाना नहीं है। तो इस तरीके से आज हम
वांछित रूप में हर चीज़ मिला है। वांछित रूप में मतलब जो खाने योग्य हो, तो वो भी एक प्रैक्टिकली चीज़ मनुष्य ने करके सीखा। और मनुष्य प्राचीन समय में कहाँ रहते थे? नदी के किनारे। नदी क्यों चुनते थे भाई? क्योंकि नदी में क्या, जल का स्रोत है, यानी जल स्रोत के समीप ही रहते थे। क्योंकि समीप रहने का रीज़न बहुत सारा है। पहली बात कि जब वो शिकार करेंगे तो जानवर जब मनुष्य पानी पीते होंगे तो जानवर को भी पानी चाहिए। तो जब जानवर उस नदी के किनारे पानी पीने के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है मनुष्य उसका शिकार करेगा। मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। जो जब पानी सूख जाएगा तो जानवर भी वहाँ से गायब, मनुष्य भी गायब। ठीक है। और किस प्रकार उन्होंने शिकार करना सीखा? शिकार जिसे हम आखेट कहते हैं, आखेट करना जब सीख लिया उसके बाद सोचा कि अब तो पेट तो पाल रहे हैं, लेकिन पेट पालने के साथ साथ कल क्या खाएंगे इसके बारे में भी उन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। ठीक है। हाँ, एक बात और है, एंशियंट टाइम में जो है ना, लोगों का दिमाग में ये नहीं आता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे तो टीचर बनना है। ऐसा कुछ नहीं था। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि मुझे तो पेट भरना है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे कोई भी फल हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, बस पेट भरना चाहिए, बाकी दुनिया चलती रहेगी। ये उस समय का उद्देश्य हुआ करता था, यानी आखेट करते थे। उसके बाद जब आखेट से दिमाग खुला तो बोला कि ठीक है, हम 2 दिन बाद क्या खाएंगे, 2 दिन पहले ही उसको हम इंतज़ाम करने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो है प्राचीन समय में होता था। अब देखिए आगे। आखेटक या शिकारी समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के पीछे अनेक कारण थे। क्या क्या था? पहला कारण था कि एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर वे आसपास के पौधे, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। सही बात है, एक जगह पर रहेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। दूसरा रीज़न क्या था? जानवर भी अपने भोजन के लिए जगह बदलते थे। तो चूँकि जानवर का वो शिकार कर रहे थे, तो जानवर जब स्पेस चेंज करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तो मनुष्य को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तीसरा कारण क्या है? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में पेड़ों और पौधों में फल फूल होते थे। सही बात है। मौसम के अनुसार भी ये लोग घुमंतु, इसलिए कहा जाता है ना कि उस समय प्राचीन समय के लोग जो होते थे वो घुमंतु होते थे। घूम घूम कर चीज़ें करते थे। क्या करते थे? खाना खाते थे, भोजन एकत्रित करते थे, भोजन के लिए शिकार करते थे, ये चीज़ें होती थी। और चौथा रीज़न क्या होता था? अच्छा, मौसम जब बदल गया तो मौसम के अनुसार भी वे लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे थे, क्योंकि हर मौसम में पानी नहीं मिलता है। चौथा रीज़न क्या था? पानी की आवश्यकता के कारण भी वे घूमते रहते थे, क्योंकि जल स्रोतों में हमेशा पानी नहीं रहता था। मौसम जब परिवर्तन हो रहा है तो ऑटोमेटिक जो है वे लोग जगह चेंज करने लगे थे। उसके बाद आता है आदि मानव का निवास स्थान। हमने क्या देखा अभी कि किस प्रकार जो है लोगों ने शिकार करना शुरू किया। लोगों का उद्देश्य क्या होता था? पेट पालना, बस भोजन मिल जाए बाकी देखा जाएगा। किस प्रकार वे आखेट करने लगे, शिकार करने लगे, किस प्रकार वो जगह को परिवर्तन करने लगे, घुमंतु होने लगे कि भाई यहाँ अगर खाना ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह मूव करेंगे। उसका 4 कारण हमने देखा। अब हम डिस्कस करेंगे आदि मानव का निवास स्थान। आदि मानव के रहने का स्थान गुफाओं, कंदराओं, नदियों, झीलों के किनारे मिले हैं। मानव धूप, वर्षा, ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे। नदियों और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष मिले हैं। उसे हम उद्योग स्थल या आवासीय स्थल कहते हैं। देखिए ये अभी शब्द आपको लग रहा है कि एकदम ईजी है, बहुत ईजी है, यह सब कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर को क्रॉस करते जाएंगे, यानी क्लास 6 को कंप्लीट करके 7 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, तभी ये जो शब्द आपको लग रहा है कि एकदम लॉलीपॉप है, कुछ नहीं है ये सब, उस समय आपको ये जटिल लगने लगेगा कि क्या है उद्योग स्थल नहीं। ठीक है। तो ये टर्म्स है, जैसे हमने पुरा स्थल के बारे में वो भी जानेंगे, पुरातत्वविद के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। तो ऐसा इसलिए कि लोग अपने आवास के पास ही औजारों को बनाने का काम करते होंगे। आज भी ये चीज़ें हैं, क्योंकि चीज़ें मान लीजिए हमारा घर के आसपास ही हम दुकान खोलते हैं, मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं, या तो आगे दुकान पीछे मकान, ऐसे करते हैं कि नहीं करते। तो ऐसे जो है सिर्फ आज के मनुष्य नहीं सीखा, ये पहले से होता आ रहा है।
यानी अपने मकान के आसपास ही जो है वो अपना उद्योग स्थल बनाते थे और वो अपनी कारीगरी के माध्यम से कारीगर करते थे और अपना पेट पालते थे। लेकिन ये कब, ये बाद के टाइम में हुआ, मतलब थोड़ा वक्त गुजर चुका था। अब आगे देखिए, पाषाणकालीन औजारों के निर्माण। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि औजार कैसे बनते हैं? आज के औजार कौन बनाता है? आओ हम पता करते हैं कि पाषाणकालीन औजार कैसे बनाए जाते थे। उस काल में औजार 2 तरीक़ों से बनाए जाते थे। देखिए, पाषाण काल, एक बार इसके बारे में बता ही देते हैं। देखिए, हम इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भाग में बांटते हैं। क्या क्या है भाई? 3 पार्ट हमारा क्या क्या है? तो 3 पार्ट है हमारा मेनली अध्ययन की सुविधा के लिए। तो एक है हमारा प्रागैतिहासिक, ठीक है। दूसरा क्या है? आद्यैतिहासिक। और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक। ये 3 पार्ट है। तो प्रागैतिहासिक टाइम पीरियड में मतलब कोई भी साक्ष्य मिला लेकिन लिखित नहीं मिला। साक्ष्य तो हमें बहुत भरपूर मात्रा में मिला है प्रागैतिहासिक टाइम पीरियड में, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, कोई ना मोहर मिला। इसलिए प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में साक्ष्य तो मिला लेकिन कोई लिखित सामग्री नहीं मिले, इसलिए इसे हम प्रागैतिहासिक कहेंगे। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में किसे रखेंगे भाई? जिसमें लिखा हुआ तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। उसके बाद ऐतिहासिक काल को जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें सब कुछ मिला, लिखा हुआ भी मिला, उसे पढ़ा भी जा सका। तो इतिहास के संदर्भ में देखें तो ऐतिहासिक काल को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ प्रागैतिहासिक काल की बात हो, आद्यैतिहासिक काल की बात हो, जो एविडेंस मिला, जो साक्ष्य मिला, उसी की बेसिस पर हम लोग हिस्ट्री को गढ़ने का काम करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 पार्ट में बांटा गया। 3 पार्ट में से ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो उसको भी हम अभी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से हम आपको बता दिए। और अच्छा, पहली विधि क्या था? देखिए, पत्थरों को पत्थर से टकराकर, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उस पत्थर को एक हाथ से लेकर किसी दूसरे पत्थर से उसे टकराया जाता था, ठीक है। देखिए, पत्थर से आज की हथौड़ी जैसा वार किया जाता था, जिससे धीरे धीरे पहला पत्थर एक निश्चित औजार का रूप ले लेता था। हाँ, अगर पत्थर से पत्थर टकरा रहे हैं और मान लीजिए ये पत्थर और ये पत्थर एकदम सेम पत्थर होगा, तब तो फिर औजार बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये पत्थर मतलब एक पत्थर थोड़ा कमज़ोर होना पड़ेगा, एक पत्थर थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। तो कठोर पत्थर से जैसे ही इसको ठोकर मारेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक शेप में टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोनों सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये सामान्य सी बात है, ठीक है। दूसरी विधि क्या है भाई? दूसरी विधि को दबाव विधि या वलय विधि कहते हैं। इसमें पत्थर को एक निश्चित जगह पर रखकर पत्थरों के औजारों या हड्डियों के निश्चित आकार को रखकर बड़े पत्थरों से दबाव देकर तोड़ दिया जाता था, जिससे दूसरा पत्थर भी औजार का रूप ले लेता था। देखिए, फिर से देखिए, इसमें पत्थर को एक निश्चित जगह पर रखकर पत्थरों के औजार या हड्डियों के निश्चित आकार को रखकर बड़े पत्थरों से दबाया जाता था। मतलब जैसे मोहर कैसे बनाते हैं कि भाई ये कोई नरम है, उस पर जो है एक मोहर चिपका दिए तो ऑटोमेटिक से ये छाप, मोहर का छाप इसमें आ गया। तो उसी प्रकार से दूसरी विधि में ऐसा है कि पत्थरों से दबाया जाता था और बाद में वो एक औजार का रूप ले लेता था, ठीक है। अच्छा, ये तो दूसरी विधि हो गई पाषाण उपकरण बनाने का, पहली विधि, दूसरी विधि। अब आता है वस्त्रों का निर्माण, कि पाषाणकालीन मानव जानवरों के मांस का उपयोग अपनी भूख मिटाने के लिए करते थे। जब ठंड के मौसम में उन्हें ठंड का अनुभव होता होगा तो जानवरों के खाल तथा पेड़ की पत्तियों को वह ठंड से बचने के लिए उपयोग करते होंगे। उनके यह वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाने वाला खाल या चमड़ी अस्थायी नहीं रहता होगा। सही बात है, वो भी तो सड़ते होंगे, नमी उसमें जैसे आएगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। ठंड का मौसम समाप्त होते ही वे उन वस्त्रों को फेंक देते होंगे क्योंकि चमड़ों से दुर्गंध आती होगी। यह सामान्य सी सोचने वाली विषय है, क्योंकि ये बात हो रहा है बहुत प्राचीन समय का। तो प्राचीन समय में हमें जो है
कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, बस हम अनुमान लगा के इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ सोचने का विषय है कि भाई पाषाण काल के रूप में क्यों बांटा गया? पाषाण क्यों नाम दिया? जरा सोचिए कि पाषाण काल ही क्यों नाम दिया गया, दूसरा क्यों नहीं नाम दिया गया? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई प्राचीन मानव जो है पाषाण के उपकरण बनाते थे। तो हम क्या अभी अगर सोचेंगे, क्या पाषाण के ही उपकरण बनाए जा सकते थे उस समय, या लकड़ी के भी बनाए जा सकते थे? जिस प्रकार आज हम लोग तीर धनुष में जो तीर होता है वो लकड़ी का बनाते हैं, कोई अपना हथियार मतलब लोहे का भी बनाता है, लेकिन लकड़ी का भी तो बनता था ना। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय भी बनता होगा, पत्थर के यानी पाषाण के उपकरण बनते होंगे, लकड़ी के उपकरण बनते होंगे, इसके साथ साथ हड्डी के उपकरण बनते होंगे, और तीनों से वे शिकार करते होंगे। लेकिन बात यह है, ये आज से लाखों साल पहले की जब अगर हम बात कर रहे हैं, तो भाई लकड़ी के जो औजार अगर रहे होंगे, तो ज़रा सोचिए कि इसमें अगर नमी आ जाए, यानी पानी के संपर्क में आ जाए जो, तो भाई वो तो ऑटोमेटिक से वो सड़ना शुरू हो जाएगा ना। तो ये लकड़ी तो बचेगा नहीं सालों साल तक, ये ख़त्म हो गया। हड्डी भी वो सड़ता है बहुत लॉन्ग टाइम तक, अगर हो जाए वो पानी के संपर्क में है तो ऑटोमेटिक धीरे 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 मानते हैं वो पूरा नहीं ख़त्म होगा, लेकिन मैक्सिमम हद तक वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो पाषाण जो है, ये पाषाण, इसको आप कितना भी पानी दीजिए, कुछ भी दीजिए, ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा। इसीलिए इतिहासकारों ने देखा कि पाषाण के उपकरण यानी पत्थर के औजार जो है बृहद मात्रा में मिला है, इसीलिए इसके आकार, ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में पाया गया, इसलिए इसी के बेसिस पे जो है पाषाण काल नाम दिया गया। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। इसीलिए पाषाण काल नाम दिया गया। पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा गया, हमने अभी बात किया। क्या क्या भाई? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, आगे मिलेगा अभी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्या है, वस्त्रों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे उसका यूज़ करना छोड़ा। देखिए अब एक और चीज़ आया इसमें, यह भी जाने, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये वस्तुएं ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र या नदी के तल में भी पाई जाती है। तो जहाँ ये प्राचीन अवशेष ऐसे मिलेंगे, उसी क्षेत्र को क्या कहेंगे? पुरास्थल कहेंगे। तो अभी आपको लग रहा है कि पुरास्थल एकदम मामूली सा शब्द है, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, अगर इसके बारे में कोई नहीं जानता है तो कोई नहीं बता पाएगा। एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें बेसिक से दिया गया है। तो इसको भी आपको जान लेना चाहिए कि वैसा जगह जहाँ पर प्राचीन अवशेष के रूप में कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पुरास्थल। और साक्ष्य के रूप में क्या क्या मिलेंगे भाई? औजार मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, इमारत मिलेगी, प्राचीन स्मारक मिल सकते हैं। ये जहाँ मिलेगा उस स्थान को क्या कहेंगे? पुरास्थल। अभी हमने जाना कि आवासीय स्थल कहाँ है या फिर उद्योग स्थल कहाँ है, वहाँ जहाँ कारीगरी का काम कर रहे हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि आगे दुकान पीछे मकान, है ना। तो उम्मीद करेंगे कि आप ये समझ चुके होंगे, इतना तो उम्मीद हम आपसे कर ही सकते हैं। आदिमानव के बारे में जानकारी के स्रोत कैसे हम जान सकते हैं उसके बारे में? पुरातत्वविदों को जमीन की खुदाई, जमीन और झीलों के ऊपरी भाग में पाषाणकालीन कुछ पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के अवशेष मिले हैं। देखिए, पत्थर के, लकड़ी के, हड्डी के। अभी हमने डिस्कस भी किया कि भाई पत्थर के उपकरण ज़्यादा मिला, लकड़ी का भी मिला, लेकिन वैसी लकड़ी का मिला होगा जो नमी के संपर्क में नहीं आया होगा। सोचने वाली बात है कि भाई नमी के संपर्क यानी जल के संपर्क में जो भी लकड़ी आएगा ऑटोमेटिक से है, भले 1 साल में ना ख़त्म हो, 2 साल में ख़त्म ना हो, लेकिन सालों साल तक जब जाएगा तो वो सड़ना चालू होगा। ये कुदरती गुण है। फिर हड्डी के भी अवशेष मिले हैं, जिससे आदिमानव के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चित्र संख्या 2.5, 2.6, 2.7 में पाषाणकालीन औजारों को दिखाया गया है। इनमें भिन्नताएं ढूंढने का प्रयास कीजिए, यानी हम जो है भिन्नता देख सकते हैं। देखिए कहाँ पर है, 2.5 नीचे मिलेगा। हाँ, ये देखिए, पत्थर के प्राचीनतम औजार, कई हज़ार साल बाद बनाए गए औजार ये है। उसके बाद और बाद में बनाए गए पत्थर के औजार।
ठीक है। तो देखिए पहले पत्थर के स्वरूप कैसा था, एकदम बौदा जैसा था, मतलब कोई उसका उतना ज़्यादा शेप नहीं। उसके बाद देखें हमने क्या भाई, थोड़ा थोड़ा धारदार होने लगा और ज़्यादा डेवलप हुआ तो ऐसे हो गया। ठीक है। तो ये पत्थर के मतलब पाषाण के उपकरण का स्वरूप है कि साल साल जैसे गुजरता गया उसके स्वरूप में बदलाव आता गया, क्योंकि मनुष्य ने प्रैक्टिकली सब कुछ करना सीखा है। ओके, उम्मीद करेंगे कि आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, इतिहास को 3 पार्ट में बांटा, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, जिसमें से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक के बारे में। ठीक है। भारत के विभिन्न स्थानों में पुरापाषाणकालीन औजार मिले हैं। कहाँ कहाँ से क्या मिला है? उड़ीसा के कहाँ मिला है? मयूरभंज में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, राजस्थान के तिदवाना में और गुजरात का हिरान घाटी में। ये ऐसे स्थल हैं जहाँ से पुरापाषाणकालीन औजार मिले हैं। तो हो सकता है अगर मिलान करने में दे दे कि आपसे पूछ ले कि हिरान घाटी कहाँ है, अगर आप पढ़े होंगे तो ऑटोमेटिक मारेंगे भाई गुजरात में है। तिदवाना कहाँ है? राजस्थान में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मयूरभंज कहाँ है? तो उड़ीसा में। अगर जाना हुआ रहेगा तो मारने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानते हैं तो बस गया काम से। छोटानागपुर के विभिन्न स्थलों में प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण। देखिए क्या क्या देखिए प्रागैतिहासिक से अभी आप लोग का उम्मीद करेंगे कि समझ में आ चुका होगा, दोस्ती भी हो गई होगी इस शब्द से, मतलब अटपटा नहीं लग रहा होगा। ठीक है, ये प्री हिस्ट्री की बात हो रही है। तो झारखंड में क्या है देखिए, पत्थर की कुल्हाड़ी तथा भाले, ये उपकरण है। कहाँ से मिला है? झरिया के कोयला खानों में। ये किस टाइम पीरियड का है ना? पुरापाषाण युग का है। ठीक है। उसके बाद चाकू नुमा धारदार पत्थर कहाँ मिला है? चाईबासा चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी में। ये किस टाइम पीरियड का है ना? नवपाषाण युग का है। उसके बाद 3 नंबर में सुंदर कुल्हाड़ी बुढ़ाडी तमाड़ में मिला है। ये भी नवपाषाण युग का है। उसके बाद तांबे की कुल्हाड़ियाँ कहाँ मिली है भाई? बसिया गुमला में, जो किस टाइम पीरियड का है ना? ताम्र युग का। ठीक। तो जो है पाषाण ताम्र युग, मतलब ये भी थोड़ा समझा ही देते हैं आप लोगों को। ताम्र युग यानी जिस पर तांबा मिलना शुरू हो गया। ठीक है। तो पाषाण के बाद, पाषाण काल के बाद, यानी 3 इसमें पढ़े, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक नहीं, पाषाण का क्या क्या हमने पढ़ा भाई? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाण आता है, यानी तांबा मिलना शुरू हो गया, इधर पत्थर के भी औजार मिल रहे थे, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? ताम्रपाषाण। तो ये मेनली किस में था? ताम्र युग में था। ये देखिए, ये गुफा है, देखिए भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह एक आवासीय पुरास्थल है। देखिए अभी हमने आवासीय पुरास्थल के बारे में बात किया कि आवासीय पुरास्थल कहते किसको हैं। ठीक है, और फिर से मिल गया ये शब्द। इस प्रकार की प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन तथा गुजरात के पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। आग की खोज कैसे हुआ? देखिए, मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे, हाँ बनाते थे, क्यों बनाते थे? शिकार के लिए, अपना पेट पालने के लिए बनाते थे। शिकार करेंगे तभी तो पेट, मतलब भूख की समाप्ति होगी। उस समय आपस में 2 पत्थरों को टकराने पर चिंगारियाँ निकली होगी, हाँ निकली होगी, और इन चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियाँ और घास जलने लगी होंगी, हाँ जलने लगी होंगी। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी। देखिए हम अनुमान लगा रहे हैं और चीज़ें ऐसी हुई होगी। तभी से मानव आग से परिचित हुआ। आग का प्रयोग अनेक कार्यों जैसे रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता होगा। तो आज भी जो है जहाँ घने जंगलों से हाथी और जंगली सूअरों का झुंड निकलता है, वहाँ लोग लंबे लकड़ियों से बांसों के एक छोर पर कपड़ा बांध देते हैं और उसमें किरासन तेल छिड़क कर आग जला देते हैं। इस तरह जंगली जानवर आग को क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अच्छा, मतलब इसमें कुछ लाइन छूट गया होगा। ठीक है। कुल मिला के बात करें तो जो है मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में आग से परिचित हुए, लेकिन आग का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर नहीं सीखे थे। इसलिए सवाल भी आता है कि मनुष्य ने सबसे पहले आग को कब खोजा? तो आपको क्या बताना है? पूरा पाषाण काल में। लेकिन आग का प्रयोग उसने कब सीखा, कि किस किस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं, तो कहाँ सीख सकते हैं भाई? नवपाषाण काल में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। प्राचीन काल में आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग होता था, यानी सब पत्थर को रगड़ खाकर
हम आग नहीं जला सकते थे, उसके लिए कौन सा था? फ्लिंट स्टोन, चकमक पत्थर। या अगर ये भी सवाल पूछ दिया जाए तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए भाई क्या है, ठीक है। तो चकमक पत्थर से जो है आग जलाया जाता था। अब जलवायु परिवर्तन कैसे होता है देखिए, आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। भाई गर्मी बढ़ेगी तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव भी इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। सही बात है भाई, मनुष्य जो है ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है। बीएड में या फिर डीएलएड में जब आप जाते होंगे 1 महीने की प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? अवलोकन करते हैं, विद्यालय को देखते हैं, कब बच्चे स्कूल आते हैं, कब घंटी बजती है, विद्यालय के प्रांगण में कौन कौन सा पौधा है, मतलब हर एक चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग? बारीकी से देखते, सोचते, समझते, उसका अवलोकन करते हैं, ठीक है। विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। तो उसी प्रकार एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में क्या होता था, लोग जो है क्या क्या उसके अगल बगल में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है और कैसे परिवर्तन हो रहा है, उस चीज़ को देखकर वे लोग जानने लगे कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोग इन जानवरों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने लगे होंगे। मौसम में परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में गेहूँ, जौ, धान से अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे। उन अनाजों के स्वाद को चखकर मानव ने भोजन के लिए इन्हें इकट्ठा करना शुरू किया होगा। धीरे धीरे मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगा। नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस कालखंड में मानव जो है पूर्ण रूप से स्थायी और विकसित हो गया। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले अध्याय में मिलेगी। सही बात। देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये आपको बहुत काम में आएगा इतिहास को समझने के लिए। पाषाण काल के विभिन्न चरण कैसे कैसे हम लोग स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहला आता है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया जैसा कि हमने बताया पहले। क्या क्या था? पहला था हमारा पुरापाषाण काल, जो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। देखिए ये बहुत सारे बुक्स में हो सकता है, एनसीईआरटी में कुछ और हो, ये तो जेसीईआरटी का हो, तो शायद एनसीईआरटी में भी यही दिया हो, लेकिन और भी ऐसे ऑथेंटिक बुक मिलेगा जिसमें कुछ आगे पीछे साल रहता है, तो ये कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। इसे आप लगभग में याद कर सकते हैं कि 20 लाख साल से 12,000 साल पहले के जो टाइम पीरियड था वो पुरापाषाण काल था। उसके बाद मध्यपाषाण की बात करते हैं तो 12,000 साल से 10,000 साल पहले, मैंने यानी आज के टाइम से, यानी आज अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 में से मान लीजिए 2000 को भी इसमें इंक्लूड कीजिए, ठीक है। तो आज से कंपेयर करके हम समझ सकते हैं। उसके बाद नवपाषाण काल में 10,000 से 4,000 साल पहले का समय। तो ये तीनों टाइम पीरियड आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, तब आप समझ सकते हैं कि भाई हम इतिहास को कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नवपाषाण काल में लोगों ने अस्थाई मतलब एक जगह रह के अपनी जीविका चलाने लगे, तो उनको विकास में मतलब विकसित स्वरूप होने में टाइम लगा। पुरापाषाण से मध्यपाषाण में आए, मध्यपाषाण से फिर नवपाषाण में आए। तो नवपाषाण में जो है लोग एक जगह बैठने लगे, खेती करना शुरू हो चुका था, और अपना सारा कुछ मतलब सोसाइटी में रहने लगे थे, झुंड में रहते थे, सब कुछ करने लगे थे, ठीक है। ये टाइम पीरियड कब था? नवपाषाण काल में। और जैसा कि हमने अभी बताया कि आग से तो परिचित हुए थे पुरापाषाण काल में, लेकिन आग का प्रयोग मेनली कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में, ठीक है। कैसे हमने देखा कि भाई लोग कैसे शिकार करते थे पहले। उसका उद्देश्य होता था भाई पेट पालना। पेट पालने से लेकर के आखिर तक मतलब शिकार करते करते उन्होंने क्या किया? भोजन को संग्रह करना शुरू किया। संग्रह किया कि भाई परसों क्या खाएंगे, 5 दिन बाद क्या खाएंगे, वो जो है पहले ही सोचने लगे, तो खाद्य संग्रह कहलाने लगे। उसके बाद जब सब चीज़ें जानकारी होने लगी, धान की खेती, जौ की खेती, गेहूँ की खेती कैसे की जा सकती है, जंगली पौधों को देखा, कब जंगली पौधे फूल का स्वरूप लिया, फल बना, फिर फल से फिर वहीं ज़मीन पर गिरा, फिर से पौधा होगा, तो फिर चखे होंगे, चखने के बाद पता चला हाँ ये खाने योग्य है, इसकी खेती की जा सकती है। तो संभवतः ऐसे ही जो है कृषि की शुरुआत हुई होगी, ठीक है। हम अनुमान लगा सकते हैं और चीज़ें आज कैसे विकसित स्वरूप में देखा जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आप समझ रहे होंगे। नवपाषाण युग हो गया। देखिए यहाँ पर दिया भी है, देखिए
यह भी जाने, इसको पक्का एकदम देखना है आपको, यह भी जाने को छोड़ना नहीं है। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ, हमने अभी बताया आपको। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूर्व पाषाण काल में क्या था? शिकार था। वे लोग सोचते ही नहीं थे दूसरा कुछ। हमने क्या बताया आपको कि वे लोग थोड़ी सोचते थे आज के जैसा कि हमको टीचर बनना है, जेटेट का कब आएगा फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। वे उनका सिर्फ एक ही सोच था कि हमको पेट भरना है। उसके बाद आता है पहिए का आविष्कार, नवपाषाण काल में हुआ था। ये भी बहुत बड़ी क्रांति है। पहिया सर्कल शेप में है, गोल 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 मटोल, इसका आविष्कार होना भी एक बहुत बड़ी बात है और इसका यूज आज हर जगह हो रहा है। ये सर्कल शेप का यूज हर जगह हो रहा है। तो बहुत बड़ी क्रांति हुई थी नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत भी कब हुई? नवपाषाण काल में। हमने क्या देखा कि लोग कैसे जंगल में जब रहने लगे थे तो जंगल में देखा कि पौधा कैसे विकास हुआ, पौधे पे कैसे फूल आया, फल बना, फल से फिर ज़मीन पे गिरा, फिर दूसरा फल आया। लोग चख के देखे उसको, अच्छा लगा, खाने योग्य लगा, भूख मिटने लगा। तो प्रैक्टिकली सब कुछ लोगों ने देखा और सीखा, उसके बाद उसको धीरे धीरे अमल में लाने लगे। अब आगे बढ़ते हैं। शैल चित्रकारी यानी रॉक आर्ट। प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत देखिए, परिष्कृत का मतलब होता है उसे क्या बोल सकते हैं, उसे बारीक देना, उसे एक अच्छा स्वरूप देना, ढंग से उसे बनाना, उसको बोलते हैं परिष्कृत। परिष्कृत कर कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर कर प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे शैल चित्र कहते हैं। भाई शैल चित्र का मतलब होता है कि पत्थर में बनाया गया चित्र, ठीक है। वे इन चित्रों को खाली समय में मेहनत से बनाकर खुशी का अनुभव करते होंगे। यानी बोल सकते हैं कि एक मनोरंजन का साधन रहा होगा कि भाई पेट भर गया तो भाई कुछ कर लेते हैं। ऐसी चित्रकारी हमें अजंता कहाँ से मिली है? अजंता से मिली है, एलोरा से मिली है, महाराष्ट्र में जो है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बिहार के भागलपुर में है, राजगीर में है, झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। जो कि हम JCERT पढ़ रहे हैं तो मिलेगा ही झारखंड का। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल की एक गुफा में बनाया गया चलचित्र देखिए कैसे बनता था। इससे अंदाज़ा लग सकते हैं ये भाग रहे हैं जानवर, यानी जानवर को दौड़ते हुए दिखाया गया है। अब किससे भागेंगे? जो इसका शिकार कर रहे होंगे, मनुष्य, ओके, या फिर दूसरे जानवर से भी डर के मारे भाग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे झारखंड के एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम। इनका नाम है बुलु इमाम। इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। बुलु इमाम का जन्म जो है 31 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ये पर्यावरणविद हैं होने के साथ साथ झारखंड में आदिवासी की कला और धरोहर यानी हेरिटेज को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। इन्होंने हजारीबाग के इश्को ग्राम में पहले चलचित्र की खोज की। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका सवाल न सिर्फ जेटेट में के लिए इम्पोर्टेंट, बाकी PCS के लिए भी, JPSC के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है बुलु इमाम, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल। तो पहला चलचित्र की खोज हजारीबाग में किसने किया भाई? तो बुलु इमाम जी ने किया था। कर्णपुरा घाटी में इन्होंने कई और चलचित्रों की खोज की है, ठीक है। कहाँ पर? कर्णपुरा घाटी में। ये भी नाम अगर आ गया कि कर्णपुरा घाटी में चलचित्र की खोज किसने किया? तो बुलु इमाम ने किया। कोहबर एवं सोहराय चित्रकला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। इन्होंने ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट को ऑपरेटिव के द्वारा कोहबर एवं सोहराय चित्रकला का ऑस्ट्रेलिया, यूरोप व UK में प्रदर्शनी लगाकर झारखंड की चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। इन्होंने झारखंड की जनजातीय कला एवं संस्कृति पर कई फिल्मों का निर्माण किया व कई पुस्तकें भी लिखी है। इसी योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2011 में क्या मिला भाई? गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। तो ये बुलु इमाम जी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इन्होंने सोहराय और कोहबर को जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया। किसने? बुलु इमाम जी ने। ये देखिए पिक्चर्स, ओके। अब आता है झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, रांची, कोडरमा, गिरिडीह आदि कुछ जिलों में चलचित्र प्राप्त हुए हैं जिसके खोजकर्ता निम्नलिखित हैं। जैसे हमने देखा कि हजारीबाग में जो चलचित्र मिला उसके खोजकर्ता कौन है? बुलु इमाम। गढ़वा के चलचित्र के खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर राकेश तिवारी। रांची के कौन है? डॉक्टर बिंदुला जायसवाल। उसके बाद कोडरमा, गिरिडीह के कौन है? डॉक्टर AK प्रसाद। तो ये पूरा आपको याद रखना है।
और एक बार में तो याद होगा नहीं, बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, रिपीट करके, ठीक है, रिपीट करके। उसके बाद आता है शैलचित्र। शैलचित्र कहाँ का? भवनाथपुर गढ़वा का। इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या है भाई? गढ़वा के शैलाश्रय भवनाथपुर प्रखंड के घने जंगल में कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। कैमूर की ये पहाड़ियाँ चूने पत्थर की है। हाँ, ये यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बात कि कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो भवनाथपुर गढ़वा में। और वो किस लिए प्रसिद्ध है? चूने की पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जो शैलाश्रयों के प्राकृतिक रूप में सर्वदा अनुकूल है। यहाँ चित्रों को गेरू मिश्रित घोल और कुची की सहायता से बनाया गया है। अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली के हैं। पशु चित्रों का रेखांकन बड़ा ही स्वाभाविक है। इन पशु आकृति में हिरण, बारहसिंगे प्रमुख हैं। इन शैल चित्रों में चिन्ह और संकेत भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ का है? भवनाथपुर गढ़वा का, डॉक्टर राकेश तिवारी ने खोजा है। उसके बाद आता है शैल चित्र हजारीबाग का इस्कोग्राम, जिसको किसने खोजा? बुलु इमाम जी ने खोजा है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में अवस्थित इस्कोग्राम की पहाड़ी में शैलचित्र की खोज बुलु इमाम ने की थी। यहाँ 3 शैलाश्रय के अंदर शैलचित्र मिले हैं। पहला क्या है भाई? यह एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। सही बात है, यह काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर एक नाला है जो सालों भर बहता है। इस नाले से मध्य पाषाण कालीन प्रस्तर, यानी प्रस्तर मतलब क्या? पत्थर, औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे मध्य पाषाण काल में मानव के इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि होती है। दीवारों पर पशुओं, वनस्पतियों के सुंदर शैलचित्र बने हुए हैं। ये शैलाश्रय संख्या 1 में। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा में क्या दिया है? यह छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा है। यह कोहबर नाम से प्रसिद्ध है। अगर ये आपसे पूछ दिया जाए कि हजारीबाग का कौन सा शैलाश्रय कोहबर नाम से प्रसिद्ध है, तो आपको क्या बताना है भाई? शैलाश्रय संख्या 2। शैलाश्रय संख्या 3। इस शैलाश्रय के अंदर 26.5 × 3 मीटर का चित्र मिला है। इसमें मानवों और पशुओं का अंकन प्रमुखता से किया गया है। मनुष्य के हाथ व पैर स्पष्ट रूप से अंकित है। कुछ स्थानों पर एक पुरुष अपने कंधों पर शिकार लिखे हुए हैं। यह आखेट का दृश्य है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा बहुत जल्दबाजी में ख़त्म हो गया। उम्मीद हम आपसे यही करेंगे कि आप समझ चुके होंगे, क्योंकि बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। अभी आपको लग रहा है कि ये सब तो कुछ नहीं है, लेकिन जब कंप्लीट होने को रहेगा तब आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में इस चैप्टर में कुछ है। तो हमने इस चैप्टर में मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक टाइम पीरियड का बात किया। और प्रागैतिहासिक जैसे हम बोलेंगे तो आपके दिमाग में छपना चाहिए। क्या छपना चाहिए भाई? कि भाई ये मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के संदर्भ में बातें हुई आज के डेट में। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा होगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे करते करते नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगी, बहुत जल्द आएगी। और इसका नोट्स भी हम तैयार कर रहे हैं। नोट्स भी आपको मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ JCERT का, मतलब पूरा बेसिक से, ठीक है, एकदम बेसिक से एज इट इज़ रहेगा। मतलब जो बुक में दिया है वही आपको नोट्स में मिलेगा। तो हम आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि जेटेट का कोई भरोसा नहीं, कब आया हवा आंधी की तरह उठा के लेके चला जाएगा। आपको पहले से रणनीति बना के रखना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से तैयारी कीजिए। बस हम यही कहेंगे। अगला नेक्स्ट डेट जेटेट का कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। फिर से लैंग्वेज ऐड होगा नहीं होगा बाद की बात है, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। आपका काम है पढ़ाई करना। सुकून से रहिए, सुकून से पढ़ाई कीजिए बस, और कुछ सोचना ही नहीं है दूसरा। टीचर बनने के बारे में सोचें तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। मतलब कि धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। पेशेंस मत खोइए। शिक्षक एक बहुत सम्मानित नौकरी है और उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई ये पेशेंस की आपकी परीक्षा हो रही है। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। ओके।